सबसे पहले ये बताइए, आपको मूवीज में दिलचस्पी है? सिनेमा। मैं अभी 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखा। बहुत पहले 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था। सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया। फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता। उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है। विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा। मेरी उम्र थी 25 साल की, तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था, ये क्या चक्कर है दुनिया का। ये सब लोग दौड़ रहे। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है। 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूँगा। और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं। आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर, लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। जो आपने फिल्म में देखा है, उदापुर के जन बताया था कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय गांव, समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे मैं मानता हूँ। आज भी मेरी धारणा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी, मैं 45 साल हो गया मेरे घर में कभी गया नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाए, बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। 12-13 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है हर साल। दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके सेवा में लगा देता है, कुछ रखता नहीं। आज सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है। मंदिर में रहता हूँ, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लाखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता। कितना आनंद है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक फ़कीर आदमी है, मंदिर में रहता हूँ। ऐसे फ़कीर आदमी के जीवन पर मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कई करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। और मेरे जैसे एक फ़कीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा ये सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था, और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पहले 1 मिनट का फिल्म देखा था, अभी 2.5 मिनट का हो गया। अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा। लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है।
और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगा कर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से। कई लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश नया देश खड़ा हो जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास होता है। तो मैं मनेंद्र जी और सब कलाकार उनके भावी कार्य के लिए, उनके उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और फिर एक नारा फिर आपको याद दिला देता हूँ, भारत माता की। एक प्रश्न अन्ना जी से है मेरा। अन्ना जी आपके सामने अन्ना जी, रितेश ईटीवी से, जिस तरह की उनको बता दीजिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ सर को। जिस तरह की लॉ आपने जगाई थी 2011 में, जिस तरह से जन लोकपाल की बात थी और अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें हो नहीं पाई, तो कितनी कसक आपके मन में है जन लोकपाल को लेकर? नहीं, उसका कारण ये है कि आखिर सरकार होती है, उनके दिल में ये बात आना जरूरी होती है। पहले सरकार थी, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने वो आंदोलन शुरू किया था। मुझे लग रहा था क्योंकि वो आंदोलन से मेरे लिए, सिर्फ मेरे अकेले के लिए कोई दुष्परिणाम नहीं थे, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, पारिवारिक लोगों को जीना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने तो अपने जीवन में यह तय किया था कि जब तक जीऊँगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा तो सेवा करते करते मरूंगा। तो लोगों का दुख मुझे सहन नहीं होता था। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं, मैं मेरे जीवन में 16 बार अनशन किया, 16 बार। हमेशा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 8 साल लड़ा मैं, 8 साल सिर्फ जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए। अखिल सरकार को कानून बनाना पड़ा। तो ये जो बातें हैं सरकार ने दिल में लाया तो ये हो सकता है। अभी लोकपाल का कानून बना, लोक आयुक्त का कानून बना, उसका अमल करना जरूरी है। अभी सरकार नहीं कर रही है। फिर भी मैं अभी, मेरा उम्र हो गया 79 ईयर, आज फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार रामलीला मैदान, फिर से एक बार। अन्ना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी जो हालात हैं दिल्ली में, जो उनके सारे मंत्री अलग अलग तरीके से घेराव में हैं, इस परिस्थिति को देख करके क्या कहना चाहते हैं? जहन में क्या आता है आपके? जो केजरीवाल के 3 मंत्री जो भी समस्या आ गई उसके, ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या आ गया, मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तो पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा,
आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है, वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था। इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया है। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। वो 3 मंत्री चले गए और एमएलए कितने गए, एमएलए भी उनके ऊपर एक्शन हुआ, जेल में गए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि एक अच्छा आदमी, अगर हमारी टीम अगर होती ना, अरविंद और हमारी टीम 2011 से पहले से जो चली आ रही थी, वो टीम अगर ना टूटती और ये टीम बने रहते तो आज देश का नक्शा बदल जाना था, ऐसा मुझे विश्वास है। देश का नक्शा बदल जाना था, सिर्फ टीम नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गए हुए। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देश के लिए। अन्ना, आपने सेना के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी काम किया है, युद्ध में आप लड़े भी हैं। तो अभी जो हालात हैं देश में और पाकिस्तान बार बार वही कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से युद्ध के हालात नजर आते हैं आपको देश में? नहीं, क्या है कि पाकिस्तान और भारत ये पड़ोसी देश है। दोनों देशों ने पड़ोसी धर्म को निभाना जरूरी है। पड़ोसी धर्म क्या कहता है? एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, ये हमारा पड़ोसी धर्म कहता है। 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने अपना होकर मोल ले लिया। मैं 65 की लड़ाई में था, खेमकरम के सीमा पर मैंने देखा था वहाँ पर भी, और हमारे जो बम थे वो लाहौर में जाकर गिरते थे, इसलिए पाकिस्तान उधर ही रुक गया और शीश फायर के लिए आग्रह किया। अभी उनको पता है कि भारत की शक्ति क्या है। अभी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बार बार ये जो हमारे क्या अतिरेकों को भेजना और हम पीछे से खड़ा होना और तकलीफ देना, ये ठीक नहीं है। दोनों देशों के लिए लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी धारणा है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता, सलोखा नहीं जानता और समय आ गया लड़ाई करना, तो मैंने अभी भी बोला था कि 79 ईयर के मेरा एज है, फिर से एक बार बॉर्डर पर जाऊंगा, लड़ूंगा मैं। स्मॉल अर्जेंट अनाउंसमेंट, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मूवी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक वो यू। आपने कई सवाल पहले ही पूछ लिए हैं, तो वो सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग कुछ अलग सवाल भी पूछ रहे हैं। अन्ना साहब, आपको एक होटल में रुकने को कहा गया था, लेकिन आपने मंदिर में रहना स्वीकारा, इसके पीछे की क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्हाला हॉटेलमध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्ही मंदिरात थांबलात, का कारण? हॉटेलच्या ऐवजी मंदिरात थांबला तुम्ही. हॉटेलमध्ये कुठे? नाही, मंदिरात थांबले ना आपण, हरे राम हरे कृष्ण. हाँ, तर का म्हणजे हॉटेलच्या ऐवजी? नहीं, वो क्या है, मैं तो होटल में जाता नहीं। अभी इतना घूमता हूँ, लेकिन होटल में खाना भी नहीं खाता, क्योंकि ये सब इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर जाता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी मनेंद्र जी ने एक पवित्र जगह बोल के उधर मेरी व्यवस्था की थी। मेरा और आश्रम ये
अभी तक मैं बहुत दिन पहले एक बार आया था, फिर से अभी मैं आया नहीं था, लेकिन मनेंद्र जी ने इधर रुकना है बोल के मेरे उधर रहने के लिए सुविधा की थी, इसलिए मैं वो वहाँ पर रुक गया था। एक अच्छा पवित्र जगह है। हेलो अन्ना जी, मेरे काबिल दोस्त ने अभी आपसे पूछा भारत पाकिस्तान के रिश्ते। उरी एनकाउंटर के बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उससे आप कितने खुश हैं? पुरीवर जो हमला झाला आता पुरीला पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जो हमला केला त्याच्यावर भारत सरकारने जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? काय प्रतिक्रिया दें? तुम्हाला नहीं, अभी उरी में मैं रहा है, कश्मीर में मैं 2 साल कश्मीर में रहा है। श्रीनगर से आगे मेरा यूनिट था, और ये उड़ी, पुंछ, बारामुल्ला, यहाँ पर मैं हमेशा उस एरिया में जाता था। अभी जो उरी में हमला किया, ये भयाड़ हमला है। निष्पाप लोगों को आप गोली चलाते हैं, क्या उनका कसूर है? हाँ, हम लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गोली चल गई तो बात अलग है, लेकिन सोए हुए लोगों पर गोली चलाते हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। और सर यहाँ पे भारत में एक पॉलिटिकल मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जी म्हणते की पाकिस्तानी कलाकारांनी भारतात काम करू नये। नहीं, ऐसा है, कलाकार का रिश्ता अलग होता है। कलाकार ये कलाकार होते हैं। एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। जो कला है वो कलाएं रहनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज जाता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो अन्ना, अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है। तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं। वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है तो फिर हमें सहन नहीं होगा। उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है। अन्ना जी, इलेक्शन के पहले कैंपेन चला था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपको लगता है वाकई बीजेपी अच्छे दिन ले आएगी? बीजेपी म्हणत होती इलेक्शनच्या अगोदर अच्छे दिन आएंगे। मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है अच्छे दिन कितने आ गए और कितने नहीं आए। एकंदरीत राज्यभरातून कुपोषणाचे बरेच आपल्याला किस्से ऐकायला येतात आहे. इथे उजवीकडे इथे. हां, एकंदरीत आपल्याला राज्यभरातून असे अनेक कुपोषणाचे किस्से समोर येतात, त्याच्याविषयी तुमची काय भूमिका आहे? माझी अण्णांची. राज्यात कुपोषणाचे खूप हॅलो, ऐकायला येतात, त्याच्याबद्दल कुपोषणाच्या बाबतीत एक फकीर माणूस काय बोलणार ज्याच्याकडे, पण एक आहे, मानवतेच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या 79 वर्षानंतर, 69 वर्षानंतर या देशात कुपोषणाची समस्या वाढणं ही दुर्दैवी बाब म्हणावं लागेल. राज्यकर्त्यांनी याच्यावर गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे की कुपोषण वाढू नये.
खास करून ही जी बालकं आहेत ही आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिचं जतन करायला पाहिजे. म्हणून याचा विचार राज्यकर्त्याने करणं आवश्यक मला वाटतं. So thank you so much to all of you. Thank you so much for showing your presence here. So now we'll have the pictures. Thank you so much to everyone. 2 मिनट लूँगा मैं आपको